हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अप्लाइड फिजिक्स का या फिर बात करें इंजीनियरिंग का, तो आपको पता है क्या कि एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच की बात करते हैं, तो आपको पता है क्या कि अगर आप मान लेते कोई घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि आपका फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा, ऊपर का बिल्डिंग उतना ही मजबूत होते जाएगा। तो वही बोला जा रहा है क्या कि अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? साइंस, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह तो साइंस ही है। अब साइंस में भी एज ए इंजीनियर जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, वो हेल्प करने वाला है फिजिक्स। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है, और जब तक आप इंजीनियरिंग करते रहोगे या फिर आफ्टर ऑल पूरे लाइफ में आपका ये सब्जेक्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आगे चल करके के जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, वहाँ पे हम इसको भूले नहीं। बिल्कुल एकदम से बोला जाता है ना कि आपके बिल्कुल जवान पे होना चाहिए, वैसे इस सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स का, तो इसमें टोटल आप लोगों को 6 टॉपिक पढ़ना है। और अगर सेमेस्टर में बात करते हैं, तो इसमें 3 क्रेडिट आपके एग्जाम में दिया गया है। आपका बाकी तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो आपको सब कुछ पता है कि मार्क्स वगैरह कैसे रहता है। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, बाकी 30 मार्क्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इस 70 मार्क्स में हम लोग को टारगेट यही करना है क्या कि 70 मार्क्स में एटलीस्ट हम लोग 65 प्लस लेकर के आए। टारगेट तो 70 आउट ऑफ 70 करना है, लेकिन मिनिमम 65 प्लस रखना है। अब कैसे पढ़ेंगे वो मेरे ऊपर है, बस आप लोगों को जितना बताया जा रहा है उतना करते जाइएगा, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब बताते हैं क्या कि इस टॉपिक में आपको जो 6 टॉपिक पढ़ना है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ना है क्या, तो वो पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड। नाम ही है फिजिक्स, तो फिजिकल वर्ल्ड तो होगा ही। तो इसमें पढ़ना क्या है आपका, सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, या उसी में पढ़ना है आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो जब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे, जैसे देखिए अगर हम आपको बोलें क्या कि आप चीनी लेकर के आइए या कोई भी सामान लेकर के आइए, तो जब मैं आपको सामान लाने के लिए बोलूँगा, तो आप मार्केट जाइएगा तो बोलिए कि भैया 1 केजी चीनी दे दीजिए। अगर वही जाकर के आप दुकानदार वाले को ये बोलते हो कि आप 1 लीटर चीनी दे दो, तब वो कंफ्यूज कर जाएगा कि भाई चीनी भी मांग रहा है और वो लीटर में मांग रहा है। तो मतलब आपको क्या पता चला कि हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे आप चीनी ले रहे हो तो चीनी आपको केजी में ही मिलेगा। अगर आप कपड़ा लेने जा रहे हो तो आप मीटर में ही मांगोगे। अगर आप केला लेने गए तो आप दर्जन में मांगोगे। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक चीज़ का अलग अलग यूनिट है, अलग अलग चीज़ में आप मांग रहे हो। तो हम लोग यही पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग यही पढ़ेंगे क्या कि क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, कैसे उसका डायमेंशन निकालते हैं, क्या उसका यूज है, ये सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक का, तो फर्स्ट टॉपिक में आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट है। और यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले बोला जा रहा है क्या कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी में, एक मिनट, और फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या कि क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसी में हम लोग और पढ़ेंगे क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मेरे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका यूनिट्स क्या होगा, कैसे उनका हम डायमेंशन निकालेंगे, ये सारे कुछ। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जी क्या होता है मेरा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या कि क्या मेरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, आईएस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, ऐसा यूनिट्स क्या होता है। इन सारे सिस्टम्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है उसका कैसे डायमेंशन निकाला जाए। तो डायमेंशन से आपका एक ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म रहेगा एग्जाम में, और उसके बाद से इससे एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का कंफर्म रहता है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के बारे में, कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन निकालते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में कि कैसे डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है आगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि चेकिंग ऑफ द डायमेंशन, कि क्या जो मैंने फॉर्मूला के लिए डायमेंशन लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका कुछ आपका एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो वही हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस का डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इतना सारा जब एडवांटेज देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो वो सारे डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा क्या, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट्स के बारे में। अब मेजरमेंट में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मेजरमेंट का नीड क्या पड़ गया, तो हम लोग देखेंगे क्या मेजरमेंट का नीड क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी यही पेन है, तो अब हम लोग को पेन का ये जो नीब है, नीब का हमको थिकनेस मेजर करना हो, तो इसका थिकनेस का हमको कैसे मेजरमेंट करेंगे। या फिर बहुत बड़ा रूम है, रूम का हमको अगर लेंथ मेजर करना है, तो वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे। मतलब छोटा से छोटा चीज़ और बड़ा से बड़ा चीज़ का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमको हेल्प करेगा। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे।
टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हम लोग देखेंगे क्या कि मेरा डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, और अगर जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ गलती होने का चांसेस है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे इरर्स के बारे में कि इरर्स क्या होता है। इरर्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एब्सोल्यूट इरर क्या होता है, रिलेटिव इरर क्या होता है, इरर प्रोपगेशन क्या होता है, इरर एस्टिमेशन क्या होता है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कब, यूनिट 1 में। अब यूनिट 1 के बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट आता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन के बारे में, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या कि फोर्स 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 फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या सेकंड यूनिट में फोर्स के बारे में। देखिए आपका ये जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल सिलेबस है, कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इस सिलेबस को वैसे ही पढ़ना। और अभी आपको पहले भी बताया गया था क्या कि इस सब्जेक्ट का एडवांटेज आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग या थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलेगा, तो उसको आप उसी ढंग से पढ़िएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या फोर्स एंड मोशन, जब हम लोग पढ़े रहेंगे तो हम लोग पढ़ते थे क्या कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर, इन सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यही सबसे पहले आपके पास क्या है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, सदिश राशि अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हम लोग सिंपली अगर 4+5 ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिख देते हो, 9 बोल लिख देते हो, लेकिन अगर ये वेक्टर का सम रहेगा तो वेक्टर में 4+5 9 नहीं होगा, तो वो कैसे हम लोग करेंगे वो चीज वहां पे देखेंगे। उसके बाद ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल भी कर लें क्योंकि आगे तो काम आने ही वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, मींस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कैसे हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व करते हैं, उसका कैसे हम लोग एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ये कैसे ब्रेक करते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। और उसका अप्लीकेशन देखेंगे किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे। तो ये हमारे पास पहला स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हो जाएगा। और ये फोर्स एंड मोशन में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो फोर्स के बारे में। फोर्स से मिलता जुलता फिर आपका आएगा मोमेंटम, मोमेंटम के बाद क्या आएगा, तो कैसे हम लोग डिराइव्ड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब लीनियर मोमेंटम से ही आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ते होंगे बचपन में क्या कि अगर कोई बंदूक चलाता है तो बंदूक चलाने के बाद गोली आगे जाता है, बंदूक हाथ पीछे फेंकता है, तो कितना बंदूक पीछे फेंकेगा। या फिर जब रॉकेट चलाता है तो रॉकेट चलने के बाद क्या होता है, तो रॉकेट जितना स्पीड से ऊपर जाता है उतना ही फ्यूल नीचे की तरफ फेंकता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो वही लिखा गया है क्या कि इसमें रिकॉइल ऑफ गन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बंदूक आपका कितना पीछे आएगा, रॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है थोड़ा सा क्या, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम आपका टाइम पीरियड क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसका लाइव एग्जांपल क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग ऑफ रोड। जैसे कि अब आप लोग सिविल वाले भी हैं तो सिविल वालों के लिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि जैसे कि आप रोड बना रहे हो तो कोई गाड़ी जब मूव करेगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसके सेंटर से अवे लगता है। तो वो कैसे लगेगा जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की, कोई साइक्लिस्ट जब रोड पे चलता है तो वो अपने आप को झुका क्यों लेता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं किस में, यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 के बाद जो आपका यूनिट 3 आएगा तो यूनिट 3 में आपके पास वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ना है। तो देखिए आप लोग जब 9th क्लास में होंगे और 10th में होंगे तो ये सारा टॉपिक आप लोग पढ़ लिए। इसी को अब हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ना है और थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है कि हम लोग का सेमेस्टर भी निकल जाए, उसके साथ साथ आगे चल करके जितने भी 1 डे एग्जाम होते हैं या फिर जितना भी आप जेई के वगैरह का एग्जाम दीजिएगा वो सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखते हुए चलेंगे और आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा कुछ क्लियर होता ही जाएगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि आखिर मेरा वर्क क्या होता है। तो वर्क के बारे में देखेंगे कि वर्क का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक में भी हम लोग यूनिट के बारे में ही पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोग यूनिट देख लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे क्या कि वर्क का यूनिट कैसे निकलेगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क, जीरो वर्क का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यही आपका दीवार था, आप दीवार पे धक्का लगाए जा रहे हो, धक्का लगाए जा रहे हो, लेकिन दीवार में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो आप बोलिएगा क्या कि सर हम तो फोर्स लगा भी रहे हैं लेकिन दीवार हिल नहीं रहा है, तो क्या इसमें हम कोई काम कर भी रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं।
या फिर कूली जो है वो अपने सर पे सर सामान लेकर के चल रहा है, तो क्या वो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या कूली जो है सर अपने सर पे सामान लेकर के खड़ा है, तब वो कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे क्या कि एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्ग क्या होगा, पॉजिटिव वर्ग क्या होगा और निगेटिव वर्ग क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं से फिर नया टर्म आ जाएगा क्या, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। और फ्रिक्शन के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने तरह का टाइप्स होता है फ्रिक्शन का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या होगा फ्रिक्शन का, ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि फ्यूचर में आप लोग चल करके जब इंजीनियर बनिएगा, तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप रोड ऐसा बना देते हो कि रोड जैसे बना देते हो, तो पता चल रहा है कि आप चल रहे हो उस पर जो ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक से रुक ही नहीं रहा है गाड़ी, क्योंकि आप इतना सरफेस को स्मूथ कर दिए हो कि गाड़ी आगे भागता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे क्या कि फ्रिक्शन कैसे हमको हेल्प करता है, वो सारा कुछ, और इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क डन अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो मूव करते समय वर्क डन क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तब क्या वर्क डन होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा तब क्या वर्क डन होगा, या रफ प्लेन पे मूव करेगा तब क्या वर्क डन होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी का यूनिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। सब लोग आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एम जी एच, ये भी आप लोग सब जानते आ रहे हैं, फिर इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल, इसका डेरिवेशन, सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसे आपको पता था कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो मतलब क्या बोला जा रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं नॉर ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब आपने बोल दिया क्या कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वही हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद लास्ट आपके पास आ जाएगा पावर। अब पावर का भी यूनिट देखेंगे कि यूनिट कैसे निकालेंगे, फिर पावर और वर्क के में रिलेशनशिप क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे पावर जो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पावर देखेंगे कि पावर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके बाद जो आपका यूनिट 4 आता है, तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है रोटेशनल मोशन के बारे में। तो अब रोटेशनल मोशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो जैसे देखिए कि अगर सिंपल आप अगर एक रोड पे चल रहे होते हो, तब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये आपके पास कैसा मोशन हो रहा है, तो ये आपके पास लीनियर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर वही किसी कर्व पाथ पे जब मूव करोगे, तो कर्व पाथ पे जब हम लोग मूव करते हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कर्विलीनियर मोशन। तो वहीं से आपको निकल करके आएगा क्या, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे क्या कि मेरा ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद आपको टॉर्क का डिफिनीशन देना है कि टॉर्क क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि कैसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाते हैं, उस पर आपका न्यूमेरिकल आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आपको अब पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उसी के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि क्या आई बाई वाई रेडियस ऑफ जनरेशन क्या होता है, किसके लिए, तो रिजिड बॉडी के लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि थर्मस थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो थ्योरम यूज करते हैं, कि क्या होता है पैरेलल थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि किसी रॉड का या सिलिंड्रिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कोई सर्कुलर शेप का रिंग रहेगा उसका कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, या कोई स्फेरिकल बॉल रहा तो उसका हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब स्फेरिकल हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना, सिर्फ फॉर्मूला उसका डिराइव करना तो सिर्फ, लेकिन हम लोग उससे एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे जब आकर के आपका जो सिविल वाले हैं वो एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर करके सब्जेक्ट होता है, वहां पे पढ़िएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग बेसिक बेसिक आइडिया ले लेंगे, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि वहां पे हम लोगों को सहूलियत मिल जाए। अब इसके बाद जो यूनिट 5 आता है, तो यूनिट 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एज ए सिविल इंजीनियर,
एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी मैटर जो है, कोई भी मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। जैसे अगर बात करते हैं यही जो हमारे पास पेन है, अब ये पेन आपका प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसको हम लोग प्लास्टिक क्यों बोले, तो प्लास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगा, ये चीज अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आ जाएगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, इलास्टिसिटी। तो आपसे बोला जाता है क्या कि अब एक रबर है आपके पास, एक स्टील है, तो अगर आप दोनों को खींचिएगा तो इजीली कौन खींचा जाएगा, रबर। तो वही हम लोग बोलते हैं क्या कि कोई भी मटेरियल इलास्टिक कब कहलाएगा। तो जैसे सुनने में क्या लगेगा कि रबर इजीली खींचा जा रहा है तो रबर ज्यादा इलास्टिक है, बट एक्चुअली जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां से आपको समझ में आएगा कि मेरा स्टील जो हो जाता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन। जैसे हम लोग पढ़ते भी, जैसे जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर दिमाग में स्ट्रेस हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोग समझे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आपके दिमाग पे जब बर्डन पड़ता है एग्जाम के टाइम में तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स इंटू उसका जो फोर्स डिवाइडेड बाय उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। वहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में हम लोग ये भी देखेंगे कैसे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन मेल लेंथ, कैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। वहीं से एक टर्म निकल करके आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वहीं से आपको फिर हुक्स लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे भी कोई भी जब स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक कर्व, इलास्टिक मटेरियल के लिए हम लोग बनाएंगे तो कैसे ये कर्व मिलेगा, ये सारे कर्व के बारे में हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, प्रेशर। तो अभी आप लोग बोले थे क्या आगे चल के हम ये भी बताएंगे क्या कि स्ट्रेस का बात करें या प्रेशर का बात करें, दोनों का यूनिट सेम होता है। दोनों का यूनिट जब सेम होता है तो दोनों अलग अलग कैसे है, ये सारा चीज हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसका डिफिनीशन क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, या फिर क्या बोला जाता है कि बैरोमेट्रिक एंड इट्स एप्लीकेशन, कि क्या होता है आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 5 में आपको एक चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो अब सरफेस टेंशन का अगर बात करें तो सरफेस टेंशन में आपको क्या पढ़ना होगा कि सरफेस टेंशन होता है क्या, उसका यूनिट क्या होता है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा क्या कि आप लोग बचपन से देखे होंगे कि एक एग्जांपल देखेंगे, एक क्यू, एक टब होता है, टब में अगर हम क्या बोलते हैं कि मैनोमीटर में अगर उसमें पारा डाल करके अगर उसको इंसर्ट करते हैं तो पारा अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। तो क्यों वो ऊपर जा रहा है, तो अगर सेम मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, कोहेसिव क्या होगा, एडहेसिव क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एशियन फार्मूला क्या होता है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी मतलब जैसे देखिए कि आप एक बार पानी फेंकिए, एक बार तेल गिराइए तो पानी जल्दी फैलेगा, तेल कम फैलेगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा विस्कस है। तो वो विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी क्या होगा, कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड का तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा, अगर वहीं बात करते हैं गैस का तो गैस का विस्कोसिटी बढ़ेगा। ये सब कुछ जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। अब देखते होंगे जनरली जो भी इक्विपमेंट बनता है वो सारा का सारा हाइड्रोलिक रहता है। तो हाइड्रोलिक में क्या होता है कि कम फोर्स लगा करके आप ज्यादा बर्डन ले लेते हो, तो वही हम लोग देखेंगे क्या कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पढ़ना क्या है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ना है। और हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से रिलेटेड जो भी डायनेमिक्स होगा वो हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई फ्लूइड मोशन करता है, कैसे कोई लिक्विड मोशन करता है, उसके बारे में। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेनॉल्ट नंबर और उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे। अब बर्नौलीज थ्योरम में सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल देखना है तो वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, और उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद सबसे आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, हीट एंड थर्मोमेट्री। तो हीट एंड थर्मोमेट्री क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, कि कंडक्शन मेरा क्या होगा, कन्वेक्शन क्या होगा, या रेडिएशन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट्स के बारे में कि स्पेसिफिक हीट्स क्या होता है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का अलग अलग तरह का स्केल होता है, क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, क्या होता है फ़ारेनहाइट में, या क्या होगा केल्विन में, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद
बाद क्या बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कितने टाइप का होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरी थर्मामीटर के बारे में, उसके बाद बायोमेट्रिक थर्मोमीटर के बारे में, प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर के बारे में, पायरोमीटर के बारे में। तो अलग अलग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट आपके पास टॉपिक आ जाएगा क्या, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कि कोई सॉलिड कैसे एक्सपेंड करता है या कोई लिक्विड कैसे एक्सपेंड करेगा या कोई जो आपका गैस है वो कैसे एक्सपेंड करेगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस का एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब कोई अगर लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है तो उसमें अल्फा का वैल्यू कितना होगा। जैसे आप लोग भी देखे होंगे क्या कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो वो इंक्रीज कर जाता है, अगर वही टेम्परेचर घटता है तो कोई चीज क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वो कैसे श्रिंक करेगा, कैसे वो एक्सपेंड करेगा, वो सारा कुछ हम लोग जब यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे होंगे तब वहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। तो सिलेबस देखने में आपको क्या लग रहा है कि बहुत लंबा लग रहा है, बट जब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर एक टॉपिक आगे जब आके फर्दर जब आप इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वहाँ पे इसका हर एक टॉपिक का यूज आएगा। तो हम लोग आज से ही इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ इससे पूछा जाता है क्या, बुक्स, तो बुक्स के लिए ज़्यादा आपको डिपेंडेंट रहना नहीं है। जनरली जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा वो आपका सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट का मोर देन सफिशिएंट होगा। बट फिर भी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वही बोला जाता है कि सब 11th-12th में या तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए या एससी वर्मा फॉलो कीजिए। एक और प्रदीप राइटर का एक बुक आता है, वो भी बढ़िया बुक है, आप चाहे तो उसको भी परचेज कर सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक परचेज करने का जरूरत नहीं है, जहां इतना यहाँ से जितना आपको नोट्स मिल जाएगा वो मोर देन आपका इनफ होगा। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं अगले यूनिट में। थैंक यू।